नमस्कार, टू द पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। टू द पॉइंट में आज आपकी मुलाकात हम बीजेपी के कद्दावर नेता से करवाने जा रहे हैं, जो जाने इस बात के लिए जाते हैं कि बात टू द पॉइंट करते हैं, सीधी बात बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। बातें उनकी कभी कभार नेताओं को चुभ भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। और आज टू द पॉइंट में हमारे साथ खास मेहमान चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ही हैं। बहुत स्वागत बीरेंद्र सिंह जी आपका हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद। बेबाक बयानों के लिए अक्सर आप जाने जाते हैं और कभी कभी ऐसी बातें भी बोलते हैं कि पार्टी हाईकमान को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो जाती है। तो आजकल भी बहुत लाइमलाइट में है, तमाम बयानबाजी चल रही है। इतनी जल्दी आपको लग रहा है कि चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं पार्टी की तरफ से? नहीं, वो चुनावी माहौल अलग बात है, चुनावी तैयारी अलग बात है। चुनावी तैयारी तो आप जिस दिन चुनाव खत्म हुआ है और 5 साल बाद शुरू होएगा उसी दिन से शुरू कर दो। लेकिन जो वातावरण बनता है किसी भी चुनाव के लिए वो इतना शुरू में नहीं बनता, वो इलेक्शन से साल भर 6 महीने पहले बनता है। तभी लोग अपनी विचार, अपनी पसंद, अपना मन बनाते हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ कि राजनीतिक लोगों को भी इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि लोगों का जब मन बनना शुरू हो तभी चुनावी माहौल बनेगा और तभी आप अपनी बात जोरदार तरीके से बोल सकते हो। बेस तो बनाना शुरू ही कर दिया है तमाम नेताओं ने। आप देखिए, आपकी तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है और ख़ासतौर पे आपसे टू द पॉइंट बात करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जननायक जनता पार्टी, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, तमाम नेता आपके परिवार को लेकर एक बड़ी फाइट क्लियर कट नज़र आ रही है आजकल। नहीं, ये फाइट तो कोई नई नहीं है। हम आपस में 5 बार चुनाव लड़े हैं। 1984 में लोकसभा के इलेक्शन में बड़े चौटाला साहब, ओम प्रकाश जी मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे और अब तक हम 5 चुनाव लड़ चुके हैं और 3 चुनाव में हम जीते, 2 चुनाव में वो भी जीते हैं। तो हिसार लोकसभा को लेकर अभी से ही बवाल मच गया है। आपको लगता है कि हिसार लोकसभा सीट पर बृजेंद्र सिंह की दावेदारी पक्की है? अब आप ये कैसे मान लेंगे कि उनकी दावेदारी कच्ची है? मैंने पूछा कि पक्की है कि नहीं। आपसे नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई पैमाना है कोई तो उसमें किसी भी पैमाने के हिसाब से कोई ये कहे कि उसकी दावेदारी पक्की है, मैं नहीं इस बात को मानता। पक्की क्या, वो चुनाव जीते हैं और बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं और उनका राजनीति में पदार्पण भी अपने आप में एक ऐसी दिशा देता है जिससे पता लगता है कि भाई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट और अफसर होके बीच में अपनी सर्विस छोड़ के चुनावी मैदान में आना। और प्रधानमंत्री जी को मैं जब मंत्रिमंडल में था तो चुनाव से पहले मैंने उनको एक खत लिखा था। उसमें ये लिखा था कि अगर आप उचित समझें तो मेरा बेटा है बृजेंद्र सिंह, वो मैं ये चाहता हूँ कि वो चुनावी मैदान में आए। वैसे वो IAS अधिकारी है और कमिश्नर रैंक के हैं, उनकी सर्विस भी 20 साल से ऊपर की है। लेकिन पार्टी की जैसे परंपरा है या जैसे पार्टी बोलती है कि परिवार आपने अपना पद छोड़ा, फिर उनको टिकट मिली, लेकिन अब भी परिस्थितियां भी काफ़ी बदल गई। कुलदीप बिश्नोई भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये कोई इससे कह रहे हैं कि उन्होंने तो पार्टी में आने से पहले शर्त रखी थी कि मुझे हिसार लोकसभा चाहिए। नहीं, ये कोई पैमाना नहीं होता कि कौन आ गया कौन चला गया। कोई आता है तो आने वाले को खुद की ज़्यादा फिक्र होती है कि मैं आया हूँ, आ जाऊँ और मुझे यहाँ कोई स्थान मिल जाए। लेकिन जिस पार्टी में आया है उस पार्टी की प्राथमिकता ये नहीं होती कि हमने कुछ ऐसे राजनीतिक को अपने दल में मिलाया है जिसकी हर बात की जो सोच है उसकी हम पूर्ति करें। ये नहीं होता। ठीक है, कुलदीप की अपनी जगह है राजनीति में,
तो सोच रहे हैं तो सोचते रहें, लेकिन आपको लगता नहीं कि हिसार लोकसभा से नहीं नहीं, इसका कोई मैं देखिए, बात यह है कि कोई वजह होनी चाहिए। वजह क्या हो सकती है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। या तो मेंबर पार्लियामेंट उतना कॉम्पिटेंट ना हो, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिससे कि जैसे राजनीतिक माहौल की मैंने शुरू में बात की, राजनीतिक माहौल ये आवाज़ दे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और फिर हमारी जो चुनावी राजनीति है वो कोई नया नहीं है। मैं ये कहूँ कि 100 साल पुरानी हमारी राजनीति है। 1922 में मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना दीनबंधु छोटू राम जी पहली बार चुनाव लड़े थे, तो 100 साल से ऊपर हो गए। और उसके बाद राजनीति में जो लोग आज ये कहते हैं कि जैसे आपने कहा कुलदीप बिश्नोई जी आ गए, वो दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो हम अगर सिर्फ यही बात देखी जाए तो हमसे तो 60-70 साल बाद में आए होंगे। तो ये राजनीति नहीं है। और फिर ये भी है कि इस बारे में कोई बात करना, कोई, मैं ये समझता हूँ कि कोई उसका औचित्य नहीं कि किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, और किसको नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी, और किसी को मिलेगी तो क्यों मिलेगी। कोई अभी आपको लग रहा है कि इस बारे में बात करना का कोई बेस नहीं है? बेस कुछ नहीं है। मैंने बताया ना कि कोई कारण होते हैं किसी को बदलने के भी, और कारण ये नहीं होते कि कोई दूसरा आ गया तो इसको बदल दो, ऐसा नहीं होता। और फिर ये भी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हिसार, इससे मैं भी मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, अब मेरा बेटा मेंबर पार्लियामेंट है, और हमारा जो गृह क्षेत्र है वो भी इसी पार्लियामेंट क्षेत्र का हिस्सा है। इसी को लेके भी आजकल युद्ध चल रहा है, एक तरह से बयानबाजी का युद्ध कहें तो गलत नहीं होगा। दिग्विजय चौटाला और प्रेमलता जी के बीच में, परिवार के बीच में बहुत ज़्यादा बयानबाजी आजकल हो रही है। दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो उचाना से अभी मौजूदा विधायक हैं वो। आपको लगता है अगर गठबंधन कंटिन्यू रहता है तो ये सीट उनके खाते में जाएगी? देखिए जी, नंबर एक बात तो ये मान के चलो कि गठबंधन ये सिर्फ 5 साल के लिए था। क्यों था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये कर्तव्य भी था, ये उनकी ड्यूटी थी कि एक बड़ी पार्टी होने के नाते ऐसी सरकार बनाए जो स्टेबल हो। और उस दिशा में ये गठबंधन हुआ था, और गठबंधन आज भी चल रहा है। लेकिन गठबंधन एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए था। आगे अगर ये गठबंधन होता है या नहीं होता है तो उसका ये पहलू नहीं है कि आगे स्टेबल गवर्नमेंट तभी बनेगी जब दोनों इकट्ठा मिलकर लड़े, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज इतनी सक्षम है, और सक्षम भी इसलिए है कि 10 साल तक जो पार्टी सत्ता में रही है, पार्टी ने अपना जन आधार मजबूत किया है। और ख़ास तौर पे गांव में 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का जन आधार इतना मजबूत नहीं था, लेकिन अब वो मजबूती आई है और वो सक्षम है। जैसे मैंने तो कहा, गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो ना लोकसभा में ना विधानसभा में। उनको किसी लोकसभा में तो वैसे ही कोई आंकड़े नहीं बनते कि क्यों हो। और जो विधानसभा है उसमें जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जब वो आई, बहुमत नहीं ले सकी, तो उन्होंने अपनी मजबूरी हो गई। मजबूरी नहीं, एक इनकी जिम्मेदारी थी जिसको उनको निभाना था। तो आगे क्या किसी भी तरह से आपको लगता नहीं गठबंधन करना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। बाकी तो देखो पार्टी अपना क्या निर्णय लेती है, और मेरा अपना ये मानना, मेरा 50 साल से ज़्यादा का राजनीतिक जीवन है। राजनीतिक जीवन भी नहीं, चुनावी राजनीतिक जीवन है।
तो मैं ये समझता हूँ जो पार्टी अपने आप को सक्षम समझती है और उसको अगर वो फिर भी ये कहे कि मुझे बैसाखी की ज़रूरत है, तो इसका मतलब वो सक्षम नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी ये समझती है इस बात को कि हमारे को चुनावी मैदान में उतरना और वो भी अकेले, तो हमारे लिए कोई दुष्यंत चौटाला जरूर कोई बड़ी चुनौती नहीं है कोई भी राजनीतिक दल। आप कहते हैं गठबंधन की जरूरत नहीं है। अजय चौटाला कहते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कौन होते हैं, वो मात्र एक प्राइमरी मेंबर हैं पार्टी के। नहीं, प्राइमरी मेंबर तो हैं, लेकिन मैं 14 चुनाव लड़े हैं, 5 बार एमएलए रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी एमएलए रही है, जिनका आप नाम ले रहे हो उसी के बेटे को हरा के वो पिछली बार विधानसभा में गई थी। मेरा बेटा मेंबर पार्लियामेंट है, मेरे फादर मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह कोई हवाई बात नहीं करता और ना किसी से छिपा के बात करता। मेरे को जो लगता है मैं वही करूँगा। अब ये तो पार्टी को देखना है, इसका आकलन अजय चौटाला जी नहीं कर सकते, इसका आकलन मेरी पार्टी को करना है। अगर मेरे सुझाव में कहीं ना कहीं मेरे अपने निहित स्वार्थ हो, फिर तो हो सकता है कि पार्टी कहे कि नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं तो तथ्यों पे बात कह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। आप बीजेपी के प्रभारी हिसाब से भी मिले, विप्लव देव जी से मुलाकात करके आए हैं, उनको भी क्या आपने ये बताया कि हमें जरूरत नहीं है गठबंधन की? उनको मैं नहीं बता रहा, मैं तो अभी आपने जैसे शुरुआत की कि मैं थोड़ा सा अपनी बात को खुल के बोलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 99.9% क्रियाशील मेंबर, लीडर, एमएलए, एक्स एमएलए, एमपी सब ये कहते हैं कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, इनके साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। विप्लव देव जी ने आपको बताया कि 0.1% नेता वो कौन है जो कह रहे हैं कि हाँ इनके साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं हम? होते हैं विप्लव देव जी, थोड़ा बताएंगे, मेरे को ही पता है कि किन लोगों के अपने निजी निहित स्वार्थ हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन आपने भी उन्हें यही कहा। आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उसके जो लीडरशिप है, वो स्टेट लीडरशिप इस बात से पूरे तौर पे मैं ये कहूँ कि वो निश्चित रूप से ये जानते हैं कि कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। आप कह रहे हैं आपने विप्लव देव जी से मुलाकात की, आपने क्या, तमाम नेताओं ने भी तमाम यही बातें बोली कि हमें चुनाव में उनके साथ नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या फीडबैक आपने प्रभारी साहब तक पहुंचाया, क्या क्या? प्रभारी साहब को तो बहुत बातें हमने की हैं और सिर्फ मैं फीडबैक नहीं देता, मैं मेरा जो अपना आकलन होता है वो भी अब ये जो ज्योतिषी लोग होते हैं ना, ये कहते हैं कि ज्योतिष एक विद्या है, विद्या बेशक हो, लेकिन जिसका लंबा तजुर्बा होएगा वो उतना ही सटीक जवाब देगा कि ये सही बात है, दूसरी बातें सही नहीं है। तो जिसके राजनीतिक जीवन में 50 साल चुनावी राजनीति में चले गए, कम से कम हम जिसको भी बोलेंगे उसको इतना ज़रूर कहेंगे कि स्थिति तो ये है, बाकी आप समझ सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हम बोल रहे हैं किसी न किसी आधार पे, ये नहीं है कि सिर्फ बोल दिया। मेरे को ये भी पता है कि 2014 से पहले बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिसकी 2, 4, 6, 8, 10 सीटें आती थी। आज बीजेपी वो पार्टी नहीं है, और इसलिए नहीं है कि बीजेपी ने एक साहस किया 2014 में जब आदरणीय मोदी जी को देश की बागडोर मिली दिल्ली में बैठ के, तो तब हरियाणा में ये फैसला हुआ कि बीजेपी अब किसी के सहारे नहीं अपना आप चुनाव लड़ेगी, तो उनको स्पष्ट बहुमत मिला। हरियाणा के लोगों को भी मौका मिला कि अभी तक तो वोट करते थे कांग्रेस को या इनेलो को, कभी उसका नाम इनेलो, कभी लोकदल, कई नाम थे ना, और जब लोगों को लगा कि अब चॉइस तुम्हारी बड़ी हो गई, एक और पार्टी भी मैदान में आ गई, तो लोगों ने दे ऑप्टेड फॉर बीजेपी और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दे दिया। अगर गठबंधन फिर भी पार्टी आलाकमान कहता है कि नहीं कंटिन्यू ही रखना है, उचाना से टिकट नहीं मिलती है, आप लोगों ने तो साफ कर दिया कि हम तो चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। हाँ, तो निर्दलीय लड़ना पड़े लेकिन लड़ेंगे। नहीं, निर्दलीय क्यों? कांग्रेस से नंबर एक बात तो ये मान के चलो कि कोई
कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नंबर एक बात तो ये कि जस्टिफिकेशन फॉर अलायंस, देयर इज नो जस्टिफिकेशन, वो मैंने आपको बताया। दूसरा ये कि उचाना से वो क्यों लड़े, मैं ये कहता हूँ कि अगर सिर्फ भी पार्टी कहती है कि नहीं देनी है टिकट, नहीं, आप जो कहलवाना चाहती हो मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जस्टिफिकेशन तब होती है कि कोई जीत के दोबारा जीतने का हो। आज के दिन सबसे ज़्यादा अगर विरोध किसी चुनाव क्षेत्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का तो उसके अपने चुनाव क्षेत्र में, नंबर एक बात तो कि उसका अपना चुनाव क्षेत्र नहीं है। लोगों में ये भावना जगी है कि 3.5-4 साल हो गए, कुछ काम नहीं हुए, हमारी कोई पूछ नहीं हुई, और हम वोट दिया, उसका पैमाना अलग था। तो वो तो दिन भर फोटोज डालते हैं कि हम तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं, जनता से मिलते हैं। फोटो तो ऐसा है ना कि अब मेरे पास पैसे नहीं तो मैं तो हर रोज नहीं डाल सकता, और जिसमें पैसा है वो कितना ही डाल दो। फोटो से उसकी आप आंकलन नहीं कर सकते कि वो बहुत लोगों में क्यों किसान आंदोलन में डट के किसानों का विरोध किया। उसके बाद जितने भी ऐसे एक्शन जो उस इलाके में ज़रूरी थे विकास के, एक काम भी उसमें हुआ नहीं। अब भी उनका मैं कोई वीडियो था या क्या था सोशल उस पे, उसमें देख रहा था कि वो उन्होंने 2 या 3 काम बताए जो काम ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं, जिस पे काम ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन उसने उन कामों को रोक दिया और स्लो डाउन कर दिया। तो कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कामों को रोकेगा क्यों, कामों को स्लो डाउन क्यों करेगा? यही तो है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिसका लगाव सिर्फ वोट लेने का लगाव हो, वो डेवलपमेंट में उसका कोई यकीन नहीं होता। तो वो नेता चुनाव कैसे जीतेगा? जी मैं वही तो कह रहा ना कि वो दोबारा लड़ेगा तो ये सारा हिसाब किताब जो लोगों ने लिखा हुआ है अपने दिमाग में, वो सब हिसाब किताब वोटिंग के टाइम पे होता है। दुष्यंत चौटाला अगर उचाना कलां से चुनाव लड़ते हैं, हाँ, आपको लगता है हार जाएंगे? पक्का, असल में तो लड़ेगा नहीं। अभी डिप्टी सीएम है सरकार में। जी डिप्टी सीएम यहाँ पता नहीं कौन कौन, बंसीलाल जी हार गए थे धर्मवीर जी से। ये कोई जरूरी नहीं है डिप्टी सीएम या सीएम होना। आप ये समझो कि वो तो परंपरागत तौर पे अब जीतता ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि विधानसभा का विधायक नहीं बनने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2024 में हम सीएम बनने जा रहे हैं। हाँ तो फिर बनने जा रहे हैं तो खुल के बोले। और अभी तो आप ये कह रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन रहेगा। जो सीएम का कैंडिडेट है उसको गठबंधन में तो सीएम बीजेपी कैसे बनने देगी? दूसरी बात ये है कि अगर बनने का शौक है तो फिर बीजेपी में मर्ज कर जाए। उसके जो एमएलए तो वैसे ही तैयार हैं, वो खुद भी मर्ज कर जाए और फिर लड़ ले, फिर हमारे को कोई एतराज नहीं। अच्छा, फिर वो भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन नहीं मर्ज कर दें, मर्ज कर लेते हैं जननायक जनता पार्टी को बीजेपी में। उसके बाद अगर सीएम फेस पार्टी बनाती है उसको तो आप ठीक है। मैं वही तो कह रहा ना, फिर तो बात ही खत्म होती है। ये जो कहना कि हम अब 10 हैं इसलिए मैं डिप्टी सीएम हूँ, 50 होते तो मैं सीएम होता, ये एक नारा है जो लोगों को दोबारा अपने जाल में फंसाने का। लेकिन अब लोग उस बात को समझ गए हैं और जो लोगों ने गलती कर दी उसका एहसास है। जिन लोगों की ताकत पे तो 10 एमएलए जननायक जनता पार्टी के जिताना ये लोगों की गलती थी? लोगों की गलती नहीं थी, लोगों की एक सोच थी, और वो सोच ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और जहाँ जहाँ ये सोच मजबूत थी वहाँ अगर उनको जेजेपी का कैंडिडेट मजबूत नजर आया तो उसको वोट दे दी, जहाँ कांग्रेस का मजबूत नजर आया कांग्रेस को दे दी। तो आप इसको ये मत सोचो कि उनकी गलती, उनकी एक उनका टारगेट था, और टारगेट था जस्ट टू सी दैट बीजेपी इज डिफीटेड एंड दे शुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। ये रिजल्ट है। अल्टीमेटली साथ में मिलकर ही सरकार चला रहे हैं, इसलिए तो चलानी पड़ी। और मैं यही बात कह रहा हूँ कि लोग अपना हिसाब किताब, जब 5 साल बीजेपी के बारे में जिनकी ये सोच बन गई कि हम चुनाव में इनको हराएंगे क्योंकि
हमें ये पसंद नहीं आए, तो अब वो जो आदमी जो ये कहते हैं कि मैं 10 एमएलए लेके आया, उसके एमएलए नहीं है वो, जेजेपी के नहीं है, वो एमएलए हैं जिनको वोट इस नाम की मिली कि बीजेपी को रोकना है, उसको सत्ता में नहीं आने देना, और वही महाशय अपनी पार्टी को साथ लेके और बीजेपी के गोद में चले गए। तो लोग इन बातों को समझते नहीं क्या? सब समझते हैं। तो अभी क्या बीजेपी की गोद में चले गए आपने कहा, लेकिन दिग्विजय चौटाला जिस तरीके से बयानबाजी अब कर रहे हैं, अब प्रेमलता जी ग्राउंड पे एक्टिव हैं, लगातार तमाम कार्यक्रमों में जा रही हैं, अब पढ़ाई को लेकर उन्होंने कहा कि वो तो 12वीं पास है, इस तरीके के कमेंट्स उनको नहीं करने चाहिए, और उसके बाद दिग्विजय ने जो भी पलटवार किया वो आपने सुना ही होगा। तो दिग्विजय चौटाला को क्या आप एक इमेच्योर पॉलिटिशियन मानते हैं? दिग्विजय चौटाला का क्यों जिक्र करते हो? ही इज नोवेयर इन पॉलिटिक्स। उसके बाप पिता उनके, जब मेरे लिए ये कह सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह तो प्राइमरी मेंबर है बीजेपी का, मैं 1984 में उनके पिताजी को हराया मैंने। 1984 के बाद हमारे जो भी चुनाव हुए, एक चुनाव में मैं अपनी गलती से सिर्फ 620 वोट से हारा था ओम प्रकाश चौटाला जी से। दूसरी बात ये, मेरा अपना जो मेरी जो अपनी सोच है वो ये है कि ये लोग जो राजनीति को सिर्फ राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वो वहाँ के लोगों के लिए नहीं होती, वहाँ के लोगों के भले के लिए नहीं होती, उनके विकास के लिए नहीं होती। बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, दुष्यंत चौटाला कहते थे बीजेपी को जमुना पार पहुंचा देंगे, लेकिन अब दोबारा से अपने आप को चीफ मिनिस्टर के तौर पे पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है। अब पहली सरकार आपने मनोहर सरकार का पार्ट 1 भी देखा, पार्ट 2 आपने अलायंस गवर्नमेंट भी देखी। लोग जब आपसे मिलने के लिए आते हैं, क्या फीडबैक देते हैं? दोनों सरकारों में कोई फ़र्क लगता है क्या उनको? दोनों सरकारों में फ़र्क, देखो, राज बनाना और राज चलाना वो मिल के चलाते हैं या एक पार्टी चलाती है, कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं होता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो 5 साल होंगे, अभी तो 3.5 साल ही हुए हैं, इन 5 साल में आंकलन इस बात का भी होगा कि जो लोग वहाँ बैठे थे, जो बीजेपी को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम आपको सहारा दे रहे हैं क्योंकि आप माइनॉरिटी में हो, हमने आपके साथ मिलके सरकार का गठन किया है, तो हमारी स्वतंत्रता यहाँ तक हो कि हम जो कुछ कहें उस पर आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये लोगों के यानी लोग परख रहे हैं इन चीज़ों को, और उस परख में ही है कि जब भी कभी कोई इशू आते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम 50 लेके आएंगे, वो कहते हैं कि हिसाब किताब दो, पहले शराब का हिसाब किताब दो, रजिस्ट्रियों का दो, पता नहीं कितनी चीज़ें। तो ये एक बात सोचने की है कि लोगों को आप यू कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, वो हर चीज़ के लिए देखते हैं। तो दुष्यंत इज टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड? हाँ? दुष्यंत इज टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड? नो नो नो, मैं यही तो कह रहा ना कि वो कैसे उसका अपना आचार व्यवहार, उसकी ये कार्यशैली, उसने जो काम किए हैं उसमें लोगों ने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो भ्रष्टाचार संबंधित थे, चाहे इनएफिशिएंसी थी, चाहे बीजेपी की इच्छाओं के विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनको लोगों ने पसंद नहीं किया। आपने शराब का जिक्र किया, रजिस्ट्रियों का जिक्र किया, इनएफिशिएंसी की बात की, आपने कहा बीजेपी की इच्छा के विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो लोगों को पसंद नहीं आई। ज़ीरो टॉलरेंस की बात मनोहर लाल खट्टर साहब करते हैं। अगर इस तरीके के घोटाले आप कह रहे हैं कि कुछ भी अनियमितताएं कहीं पे भी हुई हैं, तो क्या आलाकमान के संज्ञान में ये चीज़ें हैं? संज्ञान में ना हो ये नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 8-9 साल के शासनकाल में सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और ये जितने प्रोएक्टिव रहे हैं, वो इसी बात का तो प्रमाण है कि हर आदमी की बात उनके संज्ञान में है। संज्ञान में है, लेकिन पार्टी के साथ हैं इसलिए अभी तक कोई एक्शन नहीं, ये नहीं होता, समय की बात होती है। आपको लगता है इस समय आएगा? समय बिल्कुल, सीबीआई, ईडी, ये सब समय आएगा, दुष्यंत चौटाला समय के पीछे आता है पड़ेंगे। हमेशा। अब जो आदमी मुझे ये कहे कि वीरेंद्र सिंह
प्राइमरी मेंबर है, क्या है? हाँ? मात्र नहीं, प्राइमरी प्राइमरी मेंबर है। लेकिन मैं कम से कम इतना तो बोल सकता हूँ कि मैं 10 साल की सजा काटने कभी नहीं गया, क्योंकि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जिसको हम ईमानदारी बोलते हैं उसको निभाया है। और निभाया ऐसे नहीं है, मैं जब कांग्रेस में था 7 राज्यों की टिकटें, चाहे लोकसभा का इलेक्शन था, चाहे विधानसभाओं के इलेक्शन थे, मैंने टिकटें बांटी। और एक जिसको कहते हैं ना अगाध विश्वास, चाहे वो राजीव गांधी जी के समय की बात है, फिर बाद में सोनिया जी के समय की बात है, वो विश्वास था मेरे अंदर, मेरे लिए, उनके मन में। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस राजनीतिक जीवन में, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं इन चीजों से ऊपर उठ के मैंने राजनीति की है। 10 साल की सजा काट रहे हैं, लेकिन जब से सरकार बनी है, अलायंस हुआ है, तब से तो बाहर ही है। मैं वही तो कह रहा ना भाई, मैंने आपको यही कहा कि सरकार बना के और कुछ ऐसी चीजें जिनको फिर आपने भी बताया, ये उन चीजों का फायदा इसीलिए तो उठाया जाता है कि नहीं तो हम ये तो भारतीय जनता पार्टी की भी तो मजबूरी है ना। मजबूरी इसीलिए है कि स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, वो स्टेबिलिटी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि उन्होंने क्यों अलायंस किया। वैसे तो शुरू में 8 के 8 जो एमएलए थे, जो इंडिपेंडेंट या एक छोटी पार्टी के, उन्होंने समर्थन दे दिया था। लेकिन इंडिपेंडेंट का समर्थन और एक ग्रुप का समर्थन, इसमें फर्क है। तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि गठबंधन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, आपको लगता है? अब तो देखो ना, अब तो मैंने बताया कि भाई चीफ मिनिस्टर के ख्वाब देखने वाला आदमी जब 50 पे जाके रुकता है, तो इसका मतलब तो भारतीय जनता पार्टी में तो उसको 50 कोई नहीं देगा। तो या तो खुद छोड़ के जाएंगे, कोई रास्ता ढूंढेंगे, कोई नारा ढूंढेंगे, कोई अच्छी बात कि भाई ये इशू बना लो ताकि किसानों को भी ये लगे कि नहीं अब ये मैदान में आ गए। लेकिन किसान समझ गए, गरीब आदमी समझ गया, और वो आदमी जो राजनीति में ईमानदारी से काम करने वाले हैं वो समझ गए कि ये राजनीति अब नहीं चलेगी। राजनीति वो चलेगी जो लोगों के साथ जुड़ के हो। तो अपने हित के लिए अगर दुष्यंत चौटाला ने इतने काम किए, इतने सारे घोटाले भी हो गए, तो पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अब तो निर्दलियों की संख्या भी पार्टी के साथ ही ज़्यादा लंबा समय रह भी नहीं गया है। उसके बाद आपको लगता है कि पार्टी को अब कम से कम इस पे कुछ सीरियस सोचना चाहिए? देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप राजनीतिक तौर पे तो ये समझते हो कि एक्शन लेना चाहिए, कि लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक्शन का इंतज़ार भी करती हैं। और मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि जिसमें भी दोष है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये मान के चले कि ये मत सोचें कि पार्टी को उनका पता नहीं, सबका पता होता है। लेकिन राजनीतिक चीजें कई समय लेती हैं, कई समय से पहले काम हो जाता है। तो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक पूरा रिपोर्ट कार्ड दुष्यंत चौटाला का आप कह रहे हैं कि है पार्टी के पास? मैं दुष्यंत जी की बात नहीं कर रहा, हर एक आदमी का है, मेरा भी रिकॉर्ड है। दुष्यंत का भी होगा? होगा क्यों नहीं, उसका भी होगा। जो 12 विभाग अपने साथ लेके पार्टी ने 12 विभाग एक ही मंत्री को दे दिए, और फिर उन 12 विभागों को कैसे चलाता है। तो आप ये समझते हैं कि पार्टी इस तरफ ध्यान ही नहीं देती? सब कुछ होता है। तो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनावों तक चलेगा? मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए नहीं लगता कि अगर चीफ मिनिस्टर का ख्वाब है तो जल्दी छोड़ना पड़ेगा। कितना जल्दी आपको लगता है कि अब चीजें बदलने वाली? अब देखो, मेरा अपना, मैं ये मान के चलता हूँ कि 2 प्रपोजिशन है इसमें। या तो इनको ये लगे कि हम अलग होके शायद कुछ अच्छा कर लें, तो ये खुद जाएंगे, और या ये है कि भाई जो भी चल रहा है, अलग होके कुछ अच्छा कर सकते हैं जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, भाई वो सोच रहे हैं ना। आप क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं, उनको अब सीट ही नहीं मिलनी। आप ये देखना, अगर जेजेपी के नाम से वो चुनाव लड़ेंगे और ये कह के लड़ेंगे कि हमारे से 10 थे इसलिए हमारे को बीजेपी के साथ बैठना पड़ गया, तो भैया लोग ये कहेंगे भैया फिर आप ऐसे क्यों करते हो?
आप लड़ाई लड़ते, आप 50-60 बनने की क्षमता रखते, इंतजार करते, इंतजार नहीं, लड़ाई लड़ते, अपने लोगों की लड़ाई लड़ते। अब तुम लोगों के खिलाफ, अब लोग ये कहते हैं कि तो हमारे खिलाफ हैं। तो विधानसभा में अगर 2024 में अकेले लड़ती है जननायक जनता पार्टी, एक भी सीट नहीं जीत पाएगी? मुझे नहीं लगता। दुष्यंत भी नहीं जीतेंगे, दिग्विजय भी नहीं? दुष्यंत का जीतना तो बहुत ही मुश्किल काम होएगा। बाकी चुनाव में कई बार ऐसे माहौल बन जाता है, परिस्थितियां ऐसा माहौल या इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि जो ना जीतने वाला हो वो जीत भी जाता है, जो जीतने वाला वो हार भी जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक भी सीट जननायक जनता पार्टी? पॉलिटिकली दे आर टोटली, मतलब मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा के लोगों की, वोटर की नजरों में आज के दिन इस पार्टी का राजनीतिक महत्व नहीं है। सिर्फ यही राजनीतिक महत्व है कि इन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए लोगों की लड़ाई छोड़ के, किसान की लड़ाई छोड़ के, गरीब की लड़ाई छोड़ के, युवा की लड़ाई छोड़ के और सत्ता में रहने का सुख भोगने के लिए किया सारा। आज लड़ाई अभय चौटाला भी लड़ रहे हैं, कह रहे हैं मैं असली लड़ाई लड़ रहा हूँ लोगों के हितों की। यात्रा पे निकले हुए हैं, ओम प्रकाश चौटाला साहब भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इधर एक अलग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि किसी से टक्कर भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस या फिर INLD में से? देखिए, एक तो मैंने आपको शुरू में बोला कि अभी लोगों का ही नहीं मन कि वो क्या करेंगे। समझ लो इस बात को, मैं ये वैसे नहीं कह रहा जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, ये फैक्ट है। दूसरी बात ये कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? मेरी ऑब्जर्वेशन सीधी है कि ज़्यादातर हरियाणा में लड़ाई वो रहेगी बीजेपी में और कांग्रेस में। बीजेपी कई तरीके से कांग्रेस से अभी भी ऊपर है, उसकी अपनी वजह है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि पार्टी तो आप पार्टी भी है यहाँ, चौटाला जी, ओम प्रकाश जी की भी पार्टी इनेलो, और बहुत सीनियर हरियाणा के लीडर हैं जो मेरे को कहते हैं ये बीजेपी का प्राइमरी मेंबर है, अजय चौटाला, उनकी भी पार्टी है। तो लोग अभी तक फैसला इस बात का नहीं कर सके कि इनकी कोई राजनीति में अहमियत रहेगी या नहीं रहेगी, या रखनी है नहीं रखनी। लोग फैसला ये करेंगे बीजेपी को जिताना है या कांग्रेस को जिताना है। टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस में? ज्यादातर 90% सीट्स, 85 to 90% सीट्स पे यही रिजल्ट आपको मिलेंगे कि या कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले होंगे। मोदी जी डेफिनेटली 2024 में सरकार बना रहे हैं। हाँ, ये लोगों की, मतलब लोगों में ये बहुत मजबूती से ये प्रचार है कि 2024 में तो फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। तो राहुल गांधी पूरी भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं। अभी हाल ही में जो प्रकरण हुआ, अब लोकसभा से सांसद भी नहीं रहे, तो तमाम लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात को लेके कोस रहे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस का एजेंडा लगता है आपको, या फिर लगता है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड में लोगों को भी ये लग रहा है कि नहीं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए? ये चीज़ें जो हैं ये सीखनी एक दिन में नहीं सीखी जाती, ये सीखनी पड़ती हैं। मैं 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ, मुझे पता है ये सारी चीज़ें जो आज हो रही हैं कांग्रेस के समय भी होती, लेकिन एक सोच है, और वो सोच ये है कि मैं यहाँ तक जाऊँ जहाँ लोगों का गुस्सा मुझे ना मिले। अगर मुझे लोगों का गुस्सा नज़र आता है तो मैं फिर वहाँ से आगे जाना बंद कर दूँ। तो ये ज़रूरी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे। तो इस इंसिडेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं ये सवाल आपसे पूछ रही थी। इसका असर होता है, होगा बीजेपी के फेवर में या फिर कांग्रेस के फेवर? नहीं, मैं दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि बीजेपी इस बात के पीछे है कि हम भ्रष्ट लोगों को, जिन्होंने पैसा कमाया, लूटा है, उनको छोड़ेंगे नहीं। एक तो ये है, ये भी प्रचार है। और इसके आपने देखा होगा कि 123 कितने टोटल रेड हुए हैं पॉलिटिकल लोगों पे, उसमें 7 या 8 तो बीजेपी के हैं, बाकी सब विरोधी पक्ष के हैं। तो लोग दे कीप अकाउंट ऑफ सच थिंग। और दूसरी तरफ ये भी है लोगों में कि भाई ये तो बहुत जाती है, किसी आदमी ने ये बोल दिया
और उसकी अदालत में उसको 2 साल की सज़ा हुई, दूसरे दिन उसकी मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो लोगों में ये चीज़ें भी घूमती हैं और इनका घूमना कई बार इतना होता है कि वो वही इलेक्शन का तो 2024 में ये टर्निंग स्लोगन पॉइंट हो सकता है क्या? टर्निंग पॉइंट तो मैंने बताया ना, अभी तक तो आप सोचो ही मत। सोचो, 6 महीने पहले मेरा ऐसे ही इंटरव्यू कर लेना, पार्लियामेंट की बता दूंगा, और 6 महीने जब हरियाणा के बचे तब कर लेना। आज के दिन ये चीजें ट्रेवल कर रही है। मैंने कहा दोनों तरफ की बात है। एक तरफ तो ये कि देखो भाई बीजेपी ने कमाल कर दिया, बड़े बड़े नेताओं को ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई से उनकी जो उन्होंने घूसखोरी की है उसको निकालने का एक बड़ा भारी प्रयास है, जिससे कि एक मैसेज जाए कि राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि ये तो अन्याय है। 2024 में मोदी जी के सामने कोई फेस ही नहीं है। आपको क्या लगता है कांग्रेस में सबसे ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट कौन है जो थोड़ी फाइट तो दे पाए? देखिए, आपको ये गलत फहमी है कि सूटेबल फेस नहीं है। फेस बनते भी देर नहीं लगती और फेस कोई भी हो सकता है। लेकिन मोदी जी और तमाम बीजेपी के नेता कहते हैं कि मोदी जी ने सबकी गलतफहमी दूर कर दी है। मोदी जी के सामने कोई खड़ा होने तक की हैसियत नहीं रखा। मैंने बता दिया ना आपको कि मोदी जी के सामने भी कोई नेता खड़ा हो सकता है। मैंने बता दिया ना कि कभी भी कुछ भी संभव है। राहुल गांधी कभी टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी जी? राहुल गांधी को अपना अगर संघर्ष की भावना है ना, ये नहीं होता कि मैं 4 दिन संघर्ष करूं फिर 10 दिन आराम करूं, नहीं। संघर्ष तो कंटिन्यूअस होना चाहिए और उससे लोगों को लगे कि भाई ये लड़ाई लड़ रहा है, अथक मेहनत कर रहा है और कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। आज बीजेपी में क्या है? बीजेपी में कोई कुछ बना फिरे, लेकिन लीडर के नाम से सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं, जिनको लोग कहते हैं कि भाई मोदी है तो बीजेपी है। यानी ये नहीं है कि बीजेपी है तो मोदी है। तो अभी किसी तरह से विपक्ष की भूमिका निभा रही है कांग्रेस, आपको लगता है? हाँ, निभाएंगे, क्यों नहीं। अच्छी तरह से निभा रहे हैं लोगों के मुद्दे आज भी कांग्रेस स्टिल ए पैन इंडिया पार्टी। मतलब कोई ये सोचे ना, ये ठीक है वो सिकुड़ गई, लेकिन कांग्रेस आज भी पूरे देश में है। इस देश में रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल कितने हैं, लेकिन उनका अपने चुनाव अपने राज्य से बाहर अभी तक। तो कांग्रेस कभी उभर पाएगी? कांग्रेस में यही तो मैंने कहा ना, एक निरंतर संघर्ष अगर करे, लोगों के बीच में रहे और ये समझ के लड़े कि भाई हमारे को 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन लोगों की लड़ाई लड़े। लगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लेकिन मुमकिन हो जाएगा, कांग्रेस भी वापस आ सकती है। नहीं, मैं वही बात कही, जिस दिन मूड बन जाएगा कांग्रेस का, लोगों का भी मूड बनेगा। जिस दिन तक कांग्रेस का मूड नहीं बनता, लोग क्यों बनाएंगे अपना मूड? तो हरियाणा केंद्र में बात कर लिया, हरियाणा की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो नाम सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जुबान पे आता है। आपके काफ़ी अच्छे मित्र भी रहे हैं, आप काफ़ी बार उनसे मिलते भी रहे हैं और उन मुलाकातों से बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएँ भी उठती रही हैं। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरीके से देख रहे हैं? अभी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी बार है, एक आखिरी बार साथ हरियाणा की जनता से वो और मांग रहे हैं 2024 में। ठीक है, देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप भी इस बात को मानते होंगे कि कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस सौंप दी। अब उस कांग्रेस को ये कांग्रेस बना के मजबूती देता है तो उसको अच्छा उसके रिजल्ट आ सकते हैं। और कांग्रेस पे अपना आधिपत्य कायम करके और फिर उसको अपने तक सीमित रखे या अपने लोगों तक सीमित रखे तो कांग्रेस कमजोर होएगी। तो ये आरोप तो कांग्रेस के कई नेता लगाते हैं, जैसे किरण चौधरी भी ये बोलते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें किसी कार्यक्रम में बुलाते नहीं, इनवाइट नहीं करते, वो कहीं वो बुलाएंगे नहीं तो वो जाएंगे क्यों? क्योंकि सम्मान सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या सबको साथ लेके चलना चाहिए या फिर सिर्फ अपने जो सीमित नेताओं में ही सीमित रह मैंने बता दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोल इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ये मान के चल पड़ी पिछले 1 साल से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहो कि तुम कांग्रेस को यहाँ मजबूत करो और कांग्रेस
को लीड करो। हरियाणा तो कहते भी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस हैं। नहीं, वो तो देखो ये नहीं कहते, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुलवाते होंगे कि मैं ही कांग्रेस हूँ, लेकिन ये भी कमजोरी है। मैं इसीलिए आपको कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहे कि मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, मुझे काम सौंपा है, मैं सबको साथ लेके चलूंगा। कांग्रेस एक आदमी की नहीं है, मैं तो 42 साल कांग्रेस का रहा हूँ, सक्रिय आदमी। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है पार्टी अगर टिकट ना दे आपको या परिवार के किसी सदस्य को या किसी तरीके से पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी हो, तो कांग्रेस में वापसी जाने का विचार? देखिए बात यह है कि ये तो यानी प्री मैच्योर सवाल हैं, इन पे अभी ना तो आपको जोर देना चाहिए ना मैं अपने दिमाग में जोर दे रहा। लेकिन राजनेता तो तमाम चीजें सोचता है। नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लान बी तैयार है, प्लान बी काम नहीं किया तो प्लान सी तैयार है। नहीं, वो सोचने की बात नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी पार्टी जिसको भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, मैं इस पार्टी में आया हूँ और 42 साल कांग्रेस में काम करके यहाँ आया हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं इस पार्टी में जगह है। वीरेंद्र सिंह अकेला एक ऐसा आदमी, एक ऐसा राजनीतिक है जिसने, चीफ मिनिस्टर नहीं था मैं, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने मुझे सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। आपने कहा सीएम भी नहीं था, उसके बावजूद भी मुझे इतना विश्वास, और नरेंद्र मोदी जी ने आपके ऊपर विश्वास जता के एक जिम्मेदारी आपको दी। सीएम बनने की इच्छा हमेशा से ही आपकी रही है। आपको लगता है कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह की ये इच्छा सीएम बनने की पूरी हो पाए? देखिए, ये भी उम्र के साथ साथ सारे अपनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, लेकिन मेरे अपने ख्याल हैं, मेरी एक अपनी सोच है, और वो मैं ये कहता हूँ पार्टी से भी, कांग्रेस में था तब भी पार्टी से ऊपर थी, बीजेपी में पार्टी से, मेरी सोच, मैं ये समझता हूँ कि मेरी सोच को जिसका क्रियान्वयन मैं करूँ कोई दूसरा नहीं करेगा। बेशक वो मेरी बात को फॉलो करे, मेरी बात को एक्सेप्ट करे कि ये जो कह रहे हैं ये यही बात है, तो ये अब वो स्टेज तो नहीं है, लेकिन मैं सीएम नहीं बन पाएंगे। सीएम का देखो बात यह है कि सीएम जैसी कोई बात अगर कोई और कर दे जो मेरे विचार हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने किया ये सब कुछ। ज़रूरी है इस चीज़ को, आप 2 और 2 4 बोलने वाले को तो हर जगह ठीक मानोगे, लेकिन जो ये कहे कि नहीं 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 4 से भी ऊपर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो उसको कोई मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं समय के साथ। सीएम पद को लेके मेरा सवाल था, एक राजनेता का तो देखिए एक सपना होता है, वो सोचता है कि मैं इस तरीके से लोगों की सेवा करूं, इस पद पर रहूं। आप विधायक रहे काफ़ी बार, आप कैबिनेट मंत्री के तौर पे भी आपने लोगों को सेवाएं दी, आपने सांसद के तौर पे भी बहुत अच्छा काम किया। कहीं ना कहीं मन में ये विचार, ये ख्याल, ये सोच आती है कि मुख्यमंत्री भी होना चाहिए था, अगर मुख्यमंत्री होता तो मैं ये काम करता प्रदेश के लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर हो तो सब कुछ हो जाता है। आप ही बता दो, आपको किसी चीफ मिनिस्टर का पता हो, जो छोटू राम जी के समय में तो 4 चीफ मिनिस्टर रहे, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे ये प्रयास रहे हैं कि मेरी जो सोच है उसको मैं अगर ज़मीन पे उतार सकूं तो तभी संभव है जब मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। वो मुझे मौका नहीं मिला। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों को तैयार करूंगा, इस चुनाव में भी करूंगा जो 2024 का विधानसभा के लिए। मैं आप हरियाणा के चीफ मिनिस्टर तो हरियाणा का ही होगा ना। नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लोकसभा का चुनाव लड़े, फिर इस्तीफा देकर फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। वो अलग बात है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कुछ ऐसे लोगों को तलाश करूंगा जो कमिटेड हो किसी कॉज के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, भूखमरी है, ये सारी चीजें ज्वलंत समस्याएं हैं। हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह आपके पुत्र भी, आपको लगता है कि वो ये काम कर सकते हैं? अगर उनको मौका मिला सीएम बनने का तो वो एक बेहतर जिम्मेदारी निभा पाएंगे? देखिए वो तो पार्टी, ये सारी चीजें पार्टी से बंधी हुई है। आप मेरे कहने से तो किसी को कोई चीफ मिनिस्ट्री जाती नहीं, किसी की मिलती नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो 50 वाला है उसको तो नहीं मिलती, बाकी तो मुझे पता नहीं। क्योंकि या तो आप लड़ाई लड़ लो या राज कर लो,
ये नहीं है कि अब 10 थे तो मैं राज तो मैंने कर लिया, हाँ। लड़ाई नहीं लड़ी। अब लोग ये पूछेंगे भैया लड़ाई नहीं लड़ी तो 50 क्यों करके दे तेरे को? 50 नहीं करके देने वाले दुष्यंत सवाल चौटाला। ही लेकिन दिग्विजय चौटाला की अगर बात करें, वो कह रहे हैं कि हमें तो कांग्रेस की वजह से ही मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, लेकिन अगर मैं देवीलाल का वंशज हूँ, उनका आशीर्वाद रहा तो चौधरी बीरेंद्र के पूरे खानदान में जितनी पढ़ाई हुई है ना, उससे ज़्यादा पढ़ाई करके दिखाऊंगा। मैं 24 घंटे का पॉलिटिकल आदमी हूँ और आप हैरान होंगे, मैंने कभी भी ये भी नहीं पूछता था कोई मेरा बेटा कौन सी क्लास में, बेटी कौन सी क्लास में। ये सारे का सारा उनकी अपनी कमिटमेंट थी और मेरी वाइफ का उनको सपोर्ट था, इसलिए वो एक अच्छा उनका एकेडमिक कैरियर रहा और उसमें कामयाबी भी मिली है। वरना तो आईएएस का तो फॉर्म तो मैंने भी भरा था बीए पास करके, लेकिन मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया क्योंकि मेरी वो कमिटमेंट नहीं थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना हम उसके बेटे हैं, उसके पोते हैं, इनसे काम नहीं चलता। आप यू शुड एक्सेल योरसेल्फ। भाई आप में क्या खासियत है? उनमें कोई खासियत नहीं है आपको, आप बता दो कुछ हो तो। यानी बड़ी बड़ी बातें तो लगता है आपकी पूरी फैमिली में जितनी पढ़ाई हुई है आज तक उतनी कर पाएंगे दिग्विजय चौटाला? मेरे को यही नहीं पता वो कितना पढ़ा लिखा है, मुझे तो नहीं पता। तो आप दिग्विजय को क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, उसका जिक्र करना मैंने शुरू में कहा, ही शुड नॉट बी मेंशन। ये नहीं है कोई कि उस पर डिग्री है नहीं, दैट इज नॉट माय जॉब। मैं क्यों तलाश करूं? उस पर है तो अच्छी, नहीं है तो और अच्छा। और अगर उसमें कुछ लेकिन चौधरी देवीलाल जी का नाम लेकर अभय चौटाला भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, दुष्यंत दिग्विजय भी इधर कह रहे हैं कि हमारी अपनी लड़ाई है, हम उनकी सोच पे हैं, वो कह रहे हैं हम उनकी सोच पे हैं। आपको क्या लगता है असली हकदार कौन है, या असली चौधरी देवीलाल जी की सोच विचार पे कौन चल रहा है? देखिए, देवीलाल जी ने जो किया वो उस समय संभव था, और संभव ये था कि जहाँ कास्ट पॉलिटिक्स होती है ना, जाति की, उसमें लोग अपनी जाति का कई बार फ़ायदा उठाते हैं, और फ़ायदा इसलिए भी उठ जाता है कि दूसरे वाले उस जाति को गालियाँ देते हैं, वो उनको देते हैं। तो लेकिन फिर भी उन्होंने एक संघर्ष किया, किसानों को जागृत किया, कमेरे वर्ग को अपने साथ जोड़ा, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन आप ये मत सोच के चलो कि उस विरासत के नाम पे आप करो कुछ और विरासत के नाम पे वोट मांगो, और यही हुआ। तो चौधरी देवीलाल जी की विरासत पे ना दुष्यंत को वोट मांगने का हक है, ना अभय चौटाला को। मैंने बता दिया ना कि भाई आप अपना, आपका किरदार क्या है। चौटाला साहब 5 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 या 5 बार, उनके अपने किरदार से मिलेंगे उनको वोट। उनका बेटा चाहे अजय चौटाला है, चाहे अभय चौटाला है, उनको अपने किरदार से मिलेंगे। लेकिन उनको अभी भी नहीं लग रहा है कि किसी भी तरीके से सरकार बना सकते हैं। अब यात्रा के दौरान ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे, किसी से भी गठबंधन करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन बीजेपी को हराना है। ये देखो, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी यही बोलते थे कि हम अब की बार कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, हराएंगे, और कुछ भी करना पड़े। तो सत्ता पार्टी के लिए जो विपक्ष में वो बोलेगा ऐसी बात करेंगे। तो लगता है गठबंधन किसी से भी कर लें, सरकार बना पाएगी आईएनएलडी किसी भी पार्टी ना तो कांग्रेस से गठबंधन होता, आज लिख के दे देता। वो कह रहे हैं तैयार हैं कांग्रेस मैं बता दिया, तैयारी मुझे पता है ना, मुझे पता है। क्यों नहीं होगा? चौटाला साहब 1970 में इलेक्शन पहला लड़े थे, 88 साल की उम्र है। मैं 1972 में लड़ा था, मैं 77 साल का हूँ। मुझे पता है कि कांग्रेस के विरोध की वजह से ही देवीलाल जी एक बड़े नेता के रूप में उभरे, और यही एक वजह रही कि एक समाज का एक वर्ग हमेशा देवीलाल जी के साथ खड़ा रहा, क्योंकि वो कांग्रेस विरोधी थे। जब कांग्रेस में थे तो लोग उनके साथ नहीं थे, वो कांग्रेस में भी रहे हैं। तो इसलिए मेरा गणित ये बोलता है कि चौटाला साहब कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं चुनाव लड़ सकते। हाँ, बाद में कहीं
कोई ऐसे हालात हो जाएं, उनकी भी सीटें आ जाएं, कुछ कांग्रेस तो की आ लगता है जाएं। आईएनएलडी की कुछ सीटें आएंगी अभी? तो अब लगता है कि आईएनएलडी की सीटें आएंगी? अभी तो मात्र एक ही विधायक है। अभी तो मैंने बताया आपको, 6 महीने पहले बताऊंगा। अभी मैं आपको अभी के सिनेरियो में आप कुछ नहीं आंकलन कर गिनती में करता ही नहीं। आप सिनेरियो छोड़ो, मैं कोई गिनती नहीं करता आज के दिन कि किसको कितनी मिलेंगी। तो मनोहर लाल जी की सरकार को कितने नंबर देंगे? नंबर मैं किसी को नहीं देता, नंबर देना कोई मतलब नहीं है। लेकिन मनोहर लाल जी खुद बहुत बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है। और लेकिन बीजेपी का अपना सिस्टम, उस सिस्टम में बंधे हुए हैं वो। बट एज ए मैन, एज ए चीफ मिनिस्टर वो बहुत बढ़िया आदमी है। मैं तो उनकी खूब इज्जत भी करता हूँ, और इस बात के लिए मेरे दिल में उनके लिए कदर भी है। तो 2024 का चुनाव भी उन्हीं के फेस पे पार्टी को लड़ना चाहिए। अब वही बात आ गई कि बीजेपी खुद ये बोलती है कि हम वो पार्टी नहीं है जो किसी नेता के रूप में चुनाव लड़े। हम पार्टी के रूप में लड़ते हैं, कार्यकर्ता लड़ते हैं। लेकिन सत्यता ये भी है कि आदमी का भी अपना हर जगह उसके स्टेटस के हिसाब से उसका असर होता ही होता है। लेकिन पिछला चुनाव तो उनके फेस पे ही लड़ा, 75 बार का नारा दिया था। नहीं, वो ठीक है। एक नई सोच थी कि पहली बार बीजेपी हुकूमत में आई थी, 5 साल का कार्य हुआ था। कुछ बेसिक बदलाव भी किए थे उन्होंने अपने कार्यशैली में जो पहले थे। और उससे कुछ लोगों में ये था कि भाई शायद ये नई चीज़ें लेके आए हैं तो इनको मदद करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी बातें भी थी कि ये एक खास बिरादरी के खिलाफ हैं, ये किसानों से दूर हैं, ये इस तरह की बातें भी आई। तो वो कहीं ना कहीं जो अच्छे काम थे उनको दबा दिया, और जो इस तरह की बातें थी वो ज़्यादा प्रचलित हो गई, और इसीलिए 40 पे आ गए। तो लेकिन ये है कि बीजेपी, लेकिन अब जैसे ग्राउंड में आ गए हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, अभी भिवानी गए थे, लगता है इन तमाम चीज़ों से एक बार फिर से सुनिश्चित होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में? देखिए जी, ये सारे प्रयास होते हैं, किसका कितना असर होएगा ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन आप 6 महीने पहले बताएंगे इन प्रयासों का क्या असर होता है। ये कांग्रेस भी प्रयास कर रही है, अभी आपने बताया, और इनेलो भी प्रयास कर रही है, आपने बताया। और वो तो कहते हैं कि हम तो अब छोड़ के 50 का निशाना है, वो भी प्रयास है। लेकिन प्रयास के रिजल्ट कहाँ कब आएंगे, ये मैं आपको आज फिर बोल रहा हूँ कि 6 महीने तक लोग और इंतजार करेंगे, उसके बाद लोगों का मन बढ़ना शुरू होगा। अभी हरियाणा में लोकसभा की अगर बात करें, 10 सीटें लगता है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यही रिजल्ट रहेगा आगे भी? देखिए जी, ये बात हरियाणा जो है उसमें पिछली बार भी 10 सीटें जीती, उससे पिछली बार भी 8 सीटें जीती थी, नहीं 7। और जो 3 सीटें हारे थे वो एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे ने जीती थी कांग्रेस ने, 2 सीटें वो उनके अलायंस के पार्टनर थे, वो हार गए। और अगली बार 10 की 10 सीटें जीती। आज भी भारतीय जनता पार्टी का जो गणित है वोटों का, वो असेंबली में कितना कारगर होगा मुझे शक है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो गणित भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुझे जाता नजर आ रहा है। लेकिन हरियाणा कोई ऐसी स्टेट नहीं है किसी के बंधी हुई, यहाँ पता नहीं किसको तो लोकसभा का रिजल्ट भी चेंज हो सकता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। हरियाणा में एक बार जीत के दूसरी बार पूरा संघर्ष करना पड़ता है, दूसरी बार का भी पता नहीं होता। तो हरियाणा का वोटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, समझना बिल्कुल समझ से परे है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो किसी भी सिस्टम को अपने मन से देखता है, और वो सोचता है कि ये सिस्टम मेरे हिसाब से चले तो ठीक है, ना तो मुझे इससे कुछ नहीं लेना। ये है। एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते करना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं, संतुष्ट हैं? कौन? आप। मैंने बताया ना कि मेरा राजनीतिक जीवन 50 से 51 साल का है। मुझे खुशी और गमी में कोई ज़्यादा फर्क नजर नहीं आता। राजनीतिक जीवन में मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे अपने विचार हैं उनको मैं ज़रूर, आई मस्ट स्पीक आउट, मुखर होके बोलते हैं, वो मैं बोलता हूँ।
किसी को अच्छा लगे तो तो ठीक। वेल एंड गुड, ना लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चर्चाएं बहुत है ना आजकल कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी से नाराज चल रहे हैं, हाँ, कभी भी पार्टी को कह सकते हैं अलविदा। हाँ। ऐसी हेडलाइंस आपने भी बहुत देखी होंगी। नहीं नहीं, देखो बात ये है कि वो तो आप जैसी बनाओगे वैसी बन जाएगी खबर। तो आप जैसे बयान दोगे उस हिसाब से हम नहीं, अपनी मैंने खबर बता बनाएंगे। दिया ना कि अभी मैंने जैसे बयान दिया, अभी बोला मैं, तो इसको भी आप ये कह सकते हो कि इसका मतलब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। मैं स्टिल आई मेंटेन कि मैं 42 साल कांग्रेस में रहा, और ईमानदारी की बात है, मैंने कभी कांग्रेस छोड़ने की कल्पना भी नहीं की थी। छोड़ने की तो बात, लेकिन एक समय आया तब फैसला लेना पड़ा, और बड़े दुखी मन से लेना पड़ा। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत खुश होके, और मैं प्रधानमंत्री जी से मिला जब उन्होंने मुझे मंत्री बनाया, तो मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा मोदी जी, मैं मतलब श्रीमती सोनिया गांधी और राजीव जी के लिए मेरे मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकलेंगे। मेरे को बहुत उन्होंने सम्मान दिया है, बड़ी इज्जत है, और मैं ये नहीं कर सकता। और आज भी मैं यही कहता हूँ कि 9-10 साल से मैंने बीजेपी में हूँ, मेरा सम्मान है। और जैसे मैंने कहा, 5 कैबिनेट मिनिस्टर बने हरियाणा से, सिर्फ अकेला वीरेंद्र सिंह ऐसा है जो चीफ मिनिस्टर नहीं था, मोदी जी ने कैबिनेट में लिया। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं कोई ये कहे कि आप अपने विचारों को ऐसे मत कॉम्प्रोमाइज बोलो, नहीं। ये मैं नहीं, मैं तो वहाँ भी बोलता था, यहाँ भी बोलता हूँ। और जहाँ तक किसान की बात है, उसकी लड़ाई में मैं किसान के साथ था, और इसलिए था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा उत्तरदायित्व है। अगर मैं छोटू राम जी की बेटी का बेटा हूँ, तो क्या मैं किसान के विरोध में खड़ा हूँगा? तो ये मेरी मान्यताएं हैं, इनसे कोई पार्टी भी नाराज नहीं होती। मैंने यही कहा, कईयों ने कहा पार्टी आपको निकाल देगी, मैंने कहा कोई दुनिया में ऐसी पार्टी बताओ जो किसान की कोई बात करे और उसको कहे कि इसको निकालो। मैंने कहा कोई नहीं करता ऐसा। तो अभी खुश हैं बीजेपी में, और अभी बीजेपी छोड़ने का कोई प्लान नहीं, आगे तो जो होगा वो फिलहाल फ्यूचर में देखा जाएगा। प्लान तो कभी भी नहीं होता, और परिस्थितियां बन जाती हैं। आप मानेंगे नहीं कि मैं जब कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया, तो मैं तो कांग्रेस में रहा, मैं तो बीजेपी के किसी एक आदमी को भी नहीं जानता था। तो लेकिन जैसे मेरे हालात बने, आपको भी शायद पता होगा सारी कहानी का, तो फिर मैंने मन बनाया, तो मैं कहूँ मैं जाऊँ कहाँ? तो एक आदमी कहने लगा, जी बताओ किससे बात कराएं? मैंने कहा भाई तुम कौन हो? कहते मैं RSS का आदमी हूँ और सहारनपुर का हूँ, वैसे मिलने आया था किसी के साथ। तो मैंने कहा भाई मैं तो जानता नहीं। उसने आध घंटे में जो इंचार्ज थे हमारे हरियाणा के, उसको मेरे वहाँ घर पे ले आया। तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि मैं अपनी सोच को आगे रखूंगा। बीजेपी उसको अच्छा समझे तो मुझे शाबाशी दे, उसको ये सोचे कि नहीं ये तो पार्टी से हटके बोलता है, तो बीजेपी अपनी सोच को आगे रखने की बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी तब भी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो ऐसा है, वो है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अलायंस। आप हमने ये नहीं कहा, हमने अगर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन होता है, फिर टिकट नहीं मिलती, फिर आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी अगर अकेले चुनावी मैदान में होती है, फिर टिकट नहीं मिलती, वो तो देखो पार्टी की बात है। लेकिन अगर टिकट नहीं देती फिर भी नहीं, एक बात और बता देता हूँ, वीरेंद्र सिंह को कोई पार्टी ये नहीं कहेगी कि आपको टिकट नहीं देते। इसलिए मुझे ज्यादा इन चीजों का फिक्र नहीं है कि पार्टी देगी नहीं देगी, ये छोटी बातें हैं, मैं नहीं मानता इन बातों को। बाकी ठीक है, मेरे को, हाँ मैं खुद ये मैंने कहा कि मैं राजनीति करूँगा और खूब खुल के करूँगा, और इसलिए मैं 2 अक्टूबर को जींद के अंदर मेरी आवाज़ सुनो नाम से एक बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें 1 लाख आदमी होंगे, और उसी सम्मेलन के माध्यम से मैं, आपके सवालों का सारा जवाब है वो, उसी सम्मेलन के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय विज्ञान का नारा दिया, उसको जोड़ दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और अब मैं जोड़ रहा हूँ जय अनुसंधान। तो अनुसंधान हो सकता है कि
आम आदमी के माइंड में जाएगा कि या तो आईटी का होगा या साइंस का होगा या कुछ होगा, लेकिन हम अनुसंधान के माध्यम से ऐसे कुछ समाधान लेके आ रहे हैं जिसमें पुरानी समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, इनको जड़ से उखाड़ के कैसे फेंका जाए, वो समाधान हम वहाँ लोगों में रखेंगे। और वो गैर राजनीतिक एक हमारा प्रयास होगा। राजनीतिक आदमी कुछ भी करता है तो चर्चा तो यही होती है ना कि एक अपना मंच बना रहे हैं, एक अपनी तैयारी कर रहे हैं, पार्टी से अलग जा रहे हैं। तो राजनीतिक आदमी को इन तरीके के कार्यक्रमों में से राजनीति तो हटा नहीं सकते। नहीं, वो तो देखो, अब कोई साधु महात्मा है, वो भी प्रवचन के लिए कहीं तो अपना झंडा लगाता है ना, लोगों को बुलाता है। तो मैंने शुरू में आपको कहा कि मेरी कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे मन में, सोच का हिस्सा है, जिसको मैं ये चाहता हूँ कि उसको हम लोगों में लगाए। ये है, लेट द पीपल रिएक्ट। उनको वो कहे हाँ भाई बात तो ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी को भी समझना पड़ेगा यार, लोग इसको ठीक बता रहे हैं तो इसको टेकअप करो। तो ये चीजें हैं मेरे मन में, मैं करूंगा। 2 अक्टूबर को करेंगे तो जनता जो आवाज देगी, फिर आप वही आवाज, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया था कि लोगों की आवाज ऊपर पहुंचती है पार्टियों तक, आला कमान तक, तो वही आवाज आप ऊपर आला कमान तक पहुंचाना चाहते हैं। देखो जी, आला कमान आज के युग में आईटी का युग है। आप इतनी देर से बात कर रहे हो, आईटी के युग में सारी की सारी खबरें बिना पहुंचाए भी पहुंच जाती है। तो वहीं तक आप इधर कार्यक्रम, आपका सम्मेलन हो रहा होगा, उधर सारी खबरें पहुंच जाएंगी और साथ के साथ जो भी पार्टी को निर्णय लेना होगा वो लेगा। नहीं, हाँ अच्छा है, मैं कहूँगा कोई भी ले लो भाई, जो भी ले लोगे हम उसका कहेंगे ठीक है, आपने बहुत अच्छी सोच है। जो नहीं लेंगे हम कहेंगे भाई आपकी तो सोच हमारे हिसाब से नहीं बनती। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, टू द पॉइंट, ये तमाम बातचीत के लिए। टू द पॉइंट, हालांकि आपने बहुत सारे सवालों के जवाब टू द पॉइंट दिए नहीं, कह रहे हैं टू द पॉइंट जवाब आप 2 अक्टूबर को देंगे, तो इंतजार 2 अक्टूबर तक का भी कर लेते हैं हम। नहीं, मैंने आपको वो कहा कि आपने कहा कि कितने पॉइंट्स देने हैं, कितने सीटें आएंगी। अच्छा, ये इलेक्शन से 6 महीने पहले बताया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। तो टू द पॉइंट में आज आपने बेबाकी से तमाम जवाब सुने चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के, और साफ तौर पे उन्होंने ये इशारा कर दिया है, बड़ा इशारा खास तौर पे जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला के लिए, कि जो ये पूछते हैं कि चौधरी बीरेंद्र क्या हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक्सपीरियंस कितना है, पॉलिटिकल करियर कितना है, ग्राउंड पे कितना काम किया है, तमाम चीज़ें हैं, और वो किसी से छिपी नहीं है। पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक का काम करते हैं, और बयानबाजी भी इस तरीके की तमाम नेताओं को नहीं करनी चाहिए। मैच्योरिटी, इमेच्योरिटी, इन तमाम चीज़ों पर ही निर्धारित करती है कि आप किस तरीके के व्यक्तित्व को लेकर आगे चलते हैं और लोगों को बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं। एक बड़ी घोषणा ये भी कर दी है कि जननायक जनता पार्टी की एक भी टिकट, एक भी सीट विधानसभा में आने नहीं वाली है। अब क्या होगा, कितनी सीटें जीतते हैं, दुष्यंत दिग्विजय का फ्यूचर क्या होगा, एग्जैक्ट फ्यूचर क्या होगा, वो तो 6 महीने पहले चुनावों से ये बता देंगे। लेकिन फिलहाल बता दिया कि आज की परिस्थितियों में जननायक जनता पार्टी से लोग बहुत नाराज हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा खाका तैयार किया हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इस खास बातचीत में इतना ही। आप देखते रहिए टू द पॉइंट। नमस्कार।